सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima. तार साहब, ये तो 230 मिलियन की आबादी है और सारी की सारी अंधेरों में चली गई। आज कहा जा रहा है कि दुनिया में जो पावर ब्रेकडाउन है बड़ी जगहों पे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान जो है ये तीसरी दफ़ा है कि ये पावर ब्रेकडाउन हुआ है। एक दफ़ा जनवरी 2021 में हुआ था, सितंबर 2022 में हुआ था, और ये फिर हुआ है। इससे पहले अगस्त 2020 में श्रीलंका में पावर ब्रेकडाउन हुआ था। आप क्या समझते हैं, ये निशानियां हैं समझने वालों के लिए कि जिस तरह श्रीलंका में जो ब्रेकडाउन हुआ था तो हालात खराब हो गए सन। अभी तो कई लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमने आईएमएफ के पैसे देने हैं, वो हमारा मीटर तार के ले गए हैं बिजली का। तो ये, और वो कहते हैं हमने हाई पावर कमेटी बना दी है। ये आप समझते हैं नालायकी है, मिस गवर्नेंस है, पैसे नहीं थे? मतलब क्या चीजें हैं? कहते हैं रात को हम बंद कर देते थे, स्विच बंद कर देते हैं, सवेरे ऑन की तो दिशा ही नहीं चली। सो हाउ डू यू सी दिस? दिस इज अ फेलियर ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी सिस्टम या जो पॉलिटिकल फेलियर है सर? मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हर चीज का है। और दूसरा, कौम के लिए मेरा ख्याल तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि यू बेटर स्टार्ट लिविंग इन डार्क्स नाउ, अंधेरों के थोड़ा यूज टू हो जाओ। उसकी रिहर्सल कराई जा रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को हुआ है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो सके। और कई जगह पे जो ना सेल फोन की कवरेज नहीं थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि उनके ट्वीट और टिकटॉक नहीं चल सके। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस खान साहब और उनकी पार्टी को होना चाहिए। दूसरा, सीरियस नोट के ऊपर ये हालात थे कि कई जगह पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि ट्यूबवेल वगैरह चीजें जो नहीं चल सकी कराची के अंदर, वो दुश्वारी थी। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कई लोगों के, मरीजों के कैंसिल करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े। लेकिन ये वाहिद मुल्क है, मेरे ख्याल में कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, जिस तरह के कांगो है या इस तरह के और ममालिक है जहां पे इस तरह की चीजें रूटीन होती है। वैसे तो अब श्रीलंका के अंदर भी 18-18 घंटे बिजली जाती है। और माजी के अंदर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो बिजली के बगैर ही, कई जब लोड शेडिंग पीक पर थी, तो कौम तैयार है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कौम तैयार है। अंधेरों में से ये निकली है ये कौम, और अंधेरों में रहने के दे आर सो यूज टू इट। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है कि कौम को तैयार किया जा रहा है। अभी दूसरा झटका अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे। और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी। क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है। क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त। और फ्रेट कंपनियां जो हैं, कई जो पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियां हैं, वो अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि टूटे फूटे आपके तौलिए बुनियादें जो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। फैसलाबाद की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। लेकिन जो जो चल रहे हैं अभी हौजरी के कुछ कारखाने, वो फिर उसके बाद बुनियादों के बाद सिर्फ नाले, शलवारों के नाले ही बना पाएंगे, और कुछ नहीं बनेगा वहां पे। हजार बंद ही बनेंगे वो वहां पे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन कौम इस वक्त कोई परेशानी फिक्र नहीं है, कौम बिजी है। 44 एमएनए कभी असेंबली भाग रहे हैं, कभी स्पीकर के घर में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं सुन रहा हूं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आर्डर दिया गया है कि कायमा कमेटी जो है वहां पे आप इनकी करप्शन के जो चीजें वो निकल रही हैं, और ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वहां जाके कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप ली जाए। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान के बिजली के बाद जो दूसरी बिजलियां इस वक्त गिर रही हैं वो कौन सी हैं? एक सीनियर वजीर साहब ने फरमाया है कि 6 जर्नैल और 5 जज जो हैं वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं। दूसरा, हमारे जो एक और कैप्टन सफदर साहब ने एक बिजली गिराई है, उन्होंने कहा है हमें इलेक्शन नहीं, एहतसाब चाहिए, और एहतसाब चाहिए जस्टिस साकब निसार का, जनरल बाजवा का और जनरल फैज का। हम इलेक्शन बाद में होंगे, तब कराएंगे जब इनका एहतसाब होगा। तो बिजलियां, सियासी बिजलियां भी गिर रही हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त, वो भी सियासी बिजलियां पंजाब पे गिरा रहे हैं। वो इस तरह गिरा रहे हैं कि उन्होंने मोहतरम हमारे जो परवेज लाई साहब हैं, उनकी तीसरी बीवी के करीब घेरा बंद टाइट कर लिया है सारा।
अनवर के इर्द इर्द गिर्द। उन्होंने भी लंबी चौड़ी शॉपिंग की है जायदादों की, और उनके ऊपर एलिगेशन जो चोई साहब के खिलाफ है कि 3 महीने में 300 अरब रुपया जो है वो उन्होंने खर्च किया है। अब उसमें देखें कि उसमें कितने पैसे जो है अजीज व अकारब में गए हैं। जो एक नई बात मैंने अभी कुछ घंटे पहले सुनी है कि वहां पे लौंडे लपाड़ों ने उड़ाई थी बात कि मोहसिन नकवी साहब के रिलेशनशिप जनरल बाजवा साहब के साथ हैं काफी, लेकिन मैंने जब उसको मजीद कुरेदा है तो वो बात गलत निकली है। बाजवा साहब के साथ नहीं, उनके करंट जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं उनके साथ रिलेशनशिप है। और वो जब गए थे उमरा करने सऊदी अरेबिया, और उस वफ्त का हिस्सा थे मोहसिन नकवी साहब। हालांकि वो अल-ऐलान तो कहा जा रहा है कि वो कहते हैं ये हमारे जरदारी साहब के बच्चे हैं वो, लेकिन ये कि वो ही इज वेरी क्लोज टू द सर्विंग आर्मी चीफ। और उन्होंने आज जो कल हलफ लिया है, आज सबसे ज्यादा उन्होंने जो काम किया है, लाहौर का FIA ऑफिस के अंदर से जो फाइलें रोक कर बैठे थे हमारे चौधरी साहब, बिलखसूस मूनस अलाही की जो रिपोर्टें थी, फाइलें थी, और जो फाइलें थी तीसरी बीवी की, वो आज उन्होंने वहां जल्द अज जल्द उनकी कापियां करके फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दी। वो फाइल बना देंगे, जिस तरह आपको पता ही हमारी एजेंसियां फाइलें बनाती हैं, यूज तो वो तब करती हैं जब जरूरत पड़ती है। ये क्योंकि आपका मुल्क जो है फाइलों का मुल्क है। बिल्कुल सही कहा तार साहब। जी बिल्कुल सही कहा आपने तार साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि ये फाइलों का मुल्क है, और हर चीज़ जो है वो फाइलों में ही होती है। जब दिल किया जाता है वो फाइलें जो है वो उठा ली जाती हैं, जब दिल किया जाता है वो फाइलें जो हैं वो दबा ली जाती हैं। तार साहब, एक बड़ा हम पॉलिटिकल सिचुएशन तो डिस्कस करते ही करते हैं। एक बड़ी अनहोनी है कि कराची में एक लड़का था नकीबुल्लाह, उसका मर्डर हुआ था कुछ साल पहले, और उसमें जितने भी लोग मुलव्वस थे, SSP राव अनवार, और उस सारे के सारे लोग छूट गए हैं। और कहा जाता है ताड़ साहब कि ये राव अनवार जो SSP साहब हैं, ये एक दिन भी जेल नहीं गए, इनके घर को ही सब जेल बना दिया गया। और ये जस्टिस सिस्टम कैसे चलेगा? कहा जाता है कि ये देखना हो कि मुल्क चल रहा है या तरक्की कर रहा है या रास्ता है, तो कहा जाता है कि देखो अदालतें काम कर रही हैं, जस्टिस मिल रहा है, लोग खुश हैं। ये तो क्या मजाक है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि किसी वजीर साहब ने ये कहा है कि 6 जर्नैल और 5 जज मुल्क चलाते हैं, और इधर देखें कि ये जो लोग जो मुलव्वस थे उसके कत्ल में SSP साहब भी, वो सब रिहा हो गए हैं और बड़ी इज्जत जो है वो बरी हो गए। आप कैसे देखते हैं, कैसे हम चल पाएंगे? इकोनॉमी वैसे डूब रही है, निज़ाम अदल और लोगों को इंसाफ भी नहीं अब मिलेगा। मेरे ख्याल में अगर क्राइटेरिया अदालतों को क्राइटेरिया बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो काफी अरसे का खत्म हो जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि अगर आज की देखी जाए बात, तो अनवार साहब तो एक बड़ी छोटी बात है। जिस तरह अजीज उजैर बलोच को इन्होंने उनको हैंडल किया था, और आज जिस तरीके से हमारे छोटे मियाँ साहब के जो हैं, जो आ चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, और जिस तरीके से उनको और शहबाज शरीफ साहब के दामाद को अदालतें रिलीफ दे रही हैं, जिस तरीके से नैब के केसेस सिंध में शिफ्ट किए गए थे जरदारी साहब के, तो ये कौन सी अदालतें, तो कहाँ की सजा और कहाँ की जजा। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जो अदालतें हैं वो एक बस मेरे ख्याल में चंद गरीब लोगों को उन्होंने चक्कर में डाला हुआ है, वरना अमीर आदमी का कानून तो अपना कानून होता है। अनवार साहब तो एक बहुत बड़े माफिया का नाम है उनका। तो वो जिस तरीके से वो जाली काउंटर करते हैं और लोगों को ठिकाने लगाते हैं, और जिस तरीके से पार्टियों के लिए उनकी वफादारियां हैं, मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन द कोर्ट्स। आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये कौन सी अदालतें हैं? मैंने जिस तरह कहा था कि आपको कि सियासत में इन्वॉल्व हैं, बल्कि मैं सियासत में नहीं, मैं तो सबकी बात करूंगा। साले बहनोई हैं एक दूसरे के सारे ये सिस्टम, यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। ना इन्हें पता है पाकिस्तान क्या है, ना इन्हें पता है अदालत क्या है, ना पता है कानून पता है, ना आइन का पता है। एक दिन इस्तीफे देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं इस्तीफे नहीं लेने, मर्जी की असम्बलियों में बैठते हैं, मर्जी की अदालतों से फैसले कराते हैं। जहां पसंद हो उसको ठीक है, दूसरा जाली है, दूसरा फ्रॉड है। लेकिन देखिए जिस तरीके से इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त आपके जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम है, उनके इस वक्त रिश्वत के रेट डबल हो चुके हैं। रमजान के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जखीरा अंदोजी चल चुकी है, लेकिन इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि आपका कंट्री चला कौन रहा है।
हर चीज का इशारा लंदन से पूछा जाता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो भी चल रही है। लेकिन ये कि आपके फॉरेन रिजर्व जो जखायर हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आज आपके कोई चीज इंपोर्ट नहीं हो रही, कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं हो रही, और तशवीशनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि परवेज लाइक साहब के ऊपर एक्विजिशन है कि 3 महीने में 300 अरब रुपया उन्होंने खर्च किया है। 100 अरब रुपया उन्होंने मंडी बहाउद्दीन और गुजरात डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है। उसके बाद एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिसमें आप देखें कि सफदर नकवी साहब क्या करते हैं। सफदर नकवी साहब के पास 90 डेज है मेरे ख्याल में। ही इज फॉरेन एजुकेटेड, CNN के प्रोड्यूसर पाकिस्तान में रहे हैं। अगर मेरे ख्याल में कर तो वो कुछ नहीं सकते, मुझे पता है जिस तरीके से हमारा सिस्टम मफलूज है, लेकिन कम अज कम ये लोगों को इनकी स्टोरियां बता जरूर जाएं ताकि इनकी भी कोई फाइलें बन जाएं, कभी जरूरत पड़े तो कौम इनसे पूछ सके कि व्हाट हैपेंड। क्योंकि एक तो जो प्रिंस हैं हमारे स्टेट ऑफ गुजरात के, वो तो स्पेन से फ्रांस जा चुके हैं। अब तीसरी बीवी है नीचे, और मियाँ साहब हैं, चोई साहब हैं, और कुछ और लोग जो हैं इस वक्त ECL पर हैं। लेकिन देखें जिस तरह है, आज उन्होंने कई इकदाम किए हैं। उन्होंने जो नकवी साहब ने जो नाम आगे आ रहे हैं वो तो ठीक है। वैसे चीफ सेक्रेटरी जो उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने वो भी CCPO भी चेंज कर रहे हैं। भट्टी साहब को भी ट्रांसफर करके उन्होंने वापस भेज दिया है। स्टेप्स तो ले रहे हैं, वो देखें अब। लेकिन तार साहब एक बात बताएं, इमरान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत तो गिराने वाला जो सबसे जो ताकत में लगा हुआ था और जो लगा तो मोहसिन नकवी था। और ये जो मोहसिन नकवी जिसको इन्होंने वजीर आला बना दिया, यही तो मेरी हुकूमत गिरा रहा था। पहले कह रहे थे अमेरिका गिरा रहा है, अब कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका नहीं, ये मोहसिन नकवी जो है इसने किरदार अदा किया है। तो ये जो मोहसिन नकवी है, ये है तो मीडिया पर्सन, पाकिस्तान में मीडिया पर्सन बड़े ताकतवर होते हैं। तो ये, और अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो हमें इलेक्शन से आउट करना, हमें हराने के लिए हमारे खिलाफ वो लोग लेके आएंगे, जो ब्यूरोक्रेसी में वो लोग लेके आएंगे जो हमें पसंद नहीं करते और हमें उनसे विक्टिम बनाएंगे। आप समझते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह कर सकती है? ये चीजें उसके मैंडेट में है, या क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की आदत है वो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं? बिल्कुल प्रेशर। वैसे तो अगर पूछा जाए इमरान न्याजी साहब से, तो उनके तो फिर कैंडिडेट या बुजदार होंगे तो या फराग होगी फिर देखें वो तो नहीं बन सकते ना। वो ज़ाहिर है दूसरे लोग उस पर एग्री नहीं करेंगे। लेकिन देखें ना, उनको तो उनकी तो मर्जी का बंदा हो जो रिमोट से चलने वाला हो। खान साहब को तो आदत है ना ये। मोहसिन नकवी कोई A B Z कोई भी और वहां पे होता है, जो खान साहब के रिमोट के साथ सिंक नहीं है वो नहीं चल सकता। खान साहब को तो देखे ना, कराची के इलेक्शनों पे एतराज है, वो तो कहते हैं धांधली हुई है। जहां इलेक्शन ना जीत सके वो धांधली है। इलेक्शन कमिश्नर साथ ना चले वो दूसरा किसी का। खान साहब की स्टेटमेंट देखें, कहते हैं आर्मी चीफ जो भी आगे आएगा वो इनकी करप्शन बचाने के लिए आएगा। वो तो जो जहां उनकी मर्जी ना हो वो जो मर्जी कर देते। लेकिन इस वक्त खान साहब बहुत पतली गली में फंसे हुए हैं, कौम उनके पीछे है लेकिन उन्हें नजर नहीं आ रहा। खान साहब इस वक्त पैनिक मोड में है, पैनिक मोड में। देखे ना जिस तरीके से 44 लोगों को उन्होंने सड़क पे किया है कि जो एक पहले असेंबली गए हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन गए हैं, स्पीकर के घर जाके घेराव करने की कोशिश उन्होंने की है। एक और चीज बताऊंगा, इस वक्त जो हालात, चीमा साहब, जो मैंने रिसेंट इंफॉर्मेशन देखी, जब नकवी साहब ओथ ले रहे थे गवर्नर हाउस में, इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि गवर्नर हाउस के सामने जाके घेराव जलाओ करो, लेकिन साथ अब पुलिस नहीं है, जराए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। 1 दर्जन बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सके वहां पे, 1 दर्जन भी। तो ये होता है खान साहब, यू आर द पार्टी ऑफ टिकटॉक एंड द ट्वीट। कराची में भी यही हुआ है, और आपने जो 62 जलसे किए हैं, आपने लोगों को सारा कुछ दिखा दिया, लोग थक गए। देखें, आप 62 मूवीज देखने चले जाएं हर हफ्ते सिनेमा पे, आप सिनेमा की शक्ल से आप थक जाएंगे। अब खान साहब ने कर करके शो डेली बेस पे, अब लोग थक, क्योंकि अताउल्लाह न्याजी और अबरारुल हक के गाने कितने सुने वो, और मजे की बात है कि इनके पास कुछ स्टोरी भी तो नहीं, कोई हल भी तो नहीं है, सिर्फ तनकीद ही किए जा रहे हैं। तो ये लोग तनकीद सुनना चाहते हैं तारड़ साहब, या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद सोल्यूशन लोग सोल्यूशन मांगते हैं। और 9.5 साल
खैबर पख्तूनख्वा में कुछ स्टोरी सुनाए ना कि भाई ये तरक्की होगी। चीमा साहब, इन्होंने जो किया है खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आज उसकी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले वहां पे हर कॉन्ट्रैक्ट का 8% हिस्सा टीटीपी ले रही है, अल ऐलान तालिबान ले रहे हैं। और यहां तक वहां अपोजिशन चीखती रही है कि इनका वजीर आला भी भत्ता देता रहा है। और डेली बेस पे आज भी दस्ती बम से अटैक किया उन्होंने, डेली बेस पे अटैक। एक महीने में 70 अटैक हैं टीटीपी के। लेकिन ये कि बस वो इस चीज को बताना ही नहीं। दर हकीकत मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, जब आप अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बना लें, जब कहेंगे पीर बादशाह, जब मुल्क मुर्शद चलाए, मुर्शद मुर्शद, जब कंट्री मुर्शद चलाए, तो फिर ये होता है। किस खूबसूरती के साथ एक वो उन्होंने प्लग उठाया है कि वो जिस तरह वो थे हमारे रिजवी साहब पहले, मेरा किस तरीके से वो हर वक्त मणके पे मणका, हाथ में मणका है। और ऑडियो निकल रही है आयला मलक के साथ 65 साल की उम्र में, हमारे लिए मणके पे मणका चल रहा है। देख इस्तिखारे, मुल्क चल रहे हैं इस्तिखारों पे, मुल्क मुर्शिदैन चला रहे हैं। वाह वाह। आज आपको पता है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, कहता है मैं लंदन को लंदन वालों से ज्यादा जानता हूं, मैं भारत को भारतीयों से ज्यादा जानता हूं, मैं तारीख दानों से ज्यादा जानता हूं। सेंट्रल एशिया गए, कहते हैं उज़्बेकिस्तान को, कहते मेरे जैसा खूबसूरत आदमी नहीं पैदा हुआ आज तक, मेरे जिस बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं आज तक पैदा हुआ, मेरे जितना फला नहीं, मैं तो मुर्शद हूं, मुझे कहते मेरी पूजा करो, कहते हैं मेरे मैं भगवान हूं। वो उनका बस चले, वो कहते स्टैचूज लगाओ हर शहर के अंदर, लोग फ्रूट मार के जाया करें जिस तरह नॉर्थ कोरिया में वो मारते हैं। वाह वाह। 10 साल का प्लान था चीमा साहब, 10 साल के प्लान लेकर आए थे। गश्त तो यही पढ़ते हैं कि 10 साल किधर गए हैं मेरे। नहीं, बाजवा साहब बड़ा धोखा देता है। तार साहब एक बात बताएं, वो नई बात आ गई है, और वो ये बात है, गॉसिप तो नहीं है, हकीकत साबित हो गई। एक सहाफ़ी है बड़े सीनियर, उमर चीमा साहब, उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले एक खबर की थी कि इमरान खान साहब ने, हमारे इस्लाम में ये होता है कि शादी जब किसी खातून की तलाक होती है तो आई थिंक 4 महीने का एक पीरियड होता है, उसके बाद शादी करनी होती है। तो इमरान खान ने उस 4 महीने के अंदर ही शादी कर ली और निकाह पढ़ा लिया। तो जब शादी तो कर ली, तो उसके बाद जब बाद में किसी ने बताया कि खान साहब आपने जो है ना वो गलत किया है, तो उन्होंने दोबारा निकाह पढ़ लिया। और खान तार साहब आज ये अनहोनी हो गई है कि वो जो कारी साहब है जिन्होंने निकाह पढ़ाया है, उनसे मेरी बड़ी शनासाई है। मैं उनसे बड़ा मिलता था जाके, बाराको के पीछे उनका बड़ा मदरसा है, तो वो बड़ी टॉक्स देते थे, तो कभी मैं जाता था उनके पास। वो आगे हैं जियो पे और उन्होंने कहा जी वाकई मैंने 2 निकाह पढ़ाए हैं, और ये बातें जो है। अब तार साहब ये किस तरह की क्या रियासत मदीना, ये क्या कर रहे हैं और हमें क्या सबक देते हैं? ना कोई इस्लाम का कानून मानते हैं, ना कुरान का कानून मानते हैं। हाथ में आप वाली बात है, मनका है और झूठ। और ये देखें, ये जो बात है कि 2 दफा निकाह खान साहब को पढ़ाया गया है, बल्कि मेरा ख्याल है 4 दफा पढ़ाया गया, शादियां 3, निकाह 4। चीमा साहब मैंने भी इंटरव्यू सुना उनका, उन्होंने कहा निकाह फासिक था पहले, वो आज वो जियो पे चला है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखे ना, मुर्शद के साथ शादी करना जरूरी समझिए, ये अगर मुर्शदैन के साथ इस तरह ये जरूरी है, तो मैंने तो हिस्ट्री में पहली दफा देखा कि आपकी इतनी ज्यादा अकीदत है कि यू हैव टू स्टार्ट अ मैरिटल रिलेशनशिप विद योर स्पिरिचुअल लीडर। ये तो मैंने पहले हिस्ट्री में कभी नहीं इस तरह देखा कि आपके स्पिरिचुअल बॉन्डेज है किसी के साथ, इतनी हाई रिस्पेक्ट है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट अ मैरिटल रिलेशनशिप विद द पर्सन। और फिर अब देखें ना, अब स्टोरियां निकल रही हैं कि पीछे से वो रहमत साहब थे आईएसआई वाले, असली मुर्शद वो थे पीछे, क्योंकि उनके पास डिवाइस मौजूद थी फोन सुनने की। लेकिन कौम अभी बेवकूफ बन रही है। देखिए मेरा ख्याल है कौम के पास एक एपेटाइट है, जिस तरह वो देखे ना, आप देखें उसी ने जुलूस जिस तरह निकालते हैं, 12 रबीउल अव्वल है, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे पे ये करना, हर बंदे के पास एक लाइसेंस है फॉर, कैसे होगा तू काफर है ये कह रहे हैं। फिर वो आप जिस तरीके क्रिश्चियंस के पीछे पड़ते हैं, देखिए सोसाइटी के जिस तरीके श्रीलंका का बंदा जिंदा जला दिया है। मेरा ख्याल है खान साहब के एडवाइजर सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम लंदन, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर नॉट पाकिस्तानीज, जो पीआर फर्मे हैं। मेरा ख्याल वो उन्होंने दिस इज व्हाट दे टोल्ड देम, दैट यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दिस आइडिया ऑफ इस्लाम
पीरो मुर्शद बनो इनके, तो तब जाके काम चलेगा। जितनी जल्दी देखे ना दूसरे मौलवी फौरन आगे आ जाते हैं। तो खान साहब मेरे ख्याल में फ्यूचर में कोई मदरसा वगैरह बनाएंगे इनका, जिस तरीके से मदरसे तो बना रहे हैं, कादरिया यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने, ये सारी तो वो फुट स्टेप उसी साइड पे जा रहे हैं कि यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन द वीकर पॉइंट। तो जिस तरह पाकिस्तानी कौम की एपेटाइट है, इस वक्त 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं। खान साहब का मेरा ख्याल है जिस तरह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कादरिया यूनिवर्सिटी, दिस इज द एग्जैक्टली द सेम थिंग। ही वांटेड टू बिकम अ पीरो मुर्शिद हिमसेल्फ बाय, ये खुद गट तवीज देने के इनका आइडिया, फ्यूचर के अंदर ये को बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा आस्थाना है अमरानिया को इस तरह का बनाएंगे ये। दिस इज अ वंडरफुल आइडिया टू रूल द अनएजुकेटेड पीपल। मेरा फैक्ट, मैंने जिस तरह हमेशा आपको कहता था कि मजहब का कार्ड जो है वो डेवलपिंग कंट्री जहां तालीम नहीं होती वहां बड़ा खूबसूरती से लोग बेचते हैं, नए मजहब बनाते हैं, नए फिरके बनाते हैं, नए आइडियाज देते हैं। दिस इज मैकियावेली। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ही इज द प्रिंस ऑफ मैकियावेली। वो कहते हैं ना कि इन लोगों को बेवकूफ बनाना है जिस तरह भी बनाया जाए, चाहे अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन से, अमर बिन मारूफ से, मणकों से, जिस तरह मर्जी। लेकिन ये कि ये ना भूलें खान साहब, आपने ऑडियो वीडियो इतनी छोड़ी ये बार सुना है कि वो उसका बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें आपने अपना डुअल फेस दिखाया लोगों को। और आपके आसपास जितने लोग हैं आप उनको तबलीग क्यों नहीं करते? मेरी तो ये समझ से बात, अपने बच्चों को क्यों नहीं जिहाद कराते? इराक पाकिस्तानी कौम के बच्चों को कहते हो बाहर निकलो, ये सियासत नहीं जिहाद है। अपने बच्चे क्यों लंदन में बिठा रखे इन्होंने? उनको भी लाए, सवाब उन्हें नहीं चाहिए? उन्हें जन्नत नहीं चाहिए खान साहब? कि जन्नत का वादा सिर्फ आपने पाकिस्तानियों के लिए रखा हुआ है? ताहिर साहब वो एक और मैं बात, एक और खासकर खान साहब ने जिस तरह सारी जिंदगी अपनी एक बच्ची को डिनाई किया है, ये पाकिस्तान की कौम को किस तरह जस्टिफाई कर पाएंगे? और कोई सवाल भी नहीं करता ताहिर साहब। मतलब नहीं, मैं अर्ज करना चाहूंगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इट्स अगेंस्ट द मैनहुड, इट्स अगेंस्ट टू एक्सेप्ट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू आर फादर ऑफ द चाइल्ड, और उसको मुसलसल आप डिनाई कर रहे हैं, मुसलसल सारी जिंदगी। कभी आपने सोचा उस बच्ची के जहन पे क्या गुजरता होगा, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा कि मेरा बाप और मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाई करता है? ये कौम के साथ किस तरह सक्का उसके साथ ये भलाई कर सकता है या अपनी वफा दे सकता है, जो अपने औलाद के लिए वफा नहीं है उसके पास? लेकिन ये कि कौम, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि he has taken the Pakistani nation towards the wrong direction, जिहाद के पीछे लेके जा रहे हैं। गलत बात, बहुत गलत बात है। इनको पता ही नहीं कि व्हाट इज जिहाद। तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तार साहब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ताशकंद चले गए हैं, वो तो एक जगह से आते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पाहे टोर गई ने, और वो बाप और बेटा जो हैं वो पीछे से सियासत भी चला रहे हैं, खारजा पॉलिसी भी संभाली है। मुल्क में पैसा कोई नहीं, वजीर खारजा मुल्क में टिकता कोई नहीं है। और ये जो बात चली थी कि ये बात आपको सच नजर आ रही है कि बिलावल भुट्टो तो अपने ग्लोबल कनेक्शन बनाएगा और शहबाज शरीफ जो है ये कीमत अदा करेगा सियासी तौर पे, और बिलावल जो है वो अपने ताल्लुकात बना के अगली दफ़ा जब वज़ीर आज़म आएगा, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो और पीपल्स PMLN और मरियम नवाज शरीफ जो है इनका पॉलिटिकल कैपिटल सारा इसमें निकल गया। तो आपको लगता है कि PMLN अल्टीमेट लूजर है, या कि आप समझते हैं कि ये जो रीगेन करेंगे ये अभी ये बाजवा के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव लेके आने लगे हैं वो भी? इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर सबसे बड़ा लूजर नून लीग है, और दूसरा नॉन सीरियस एलिमेंट्स हैं। या तो इनके जो बच्चे हैं ये नून लीग शरीफ फैमिली के, या तो अच्छे तालीमी याफ्ता नहीं है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल नहीं पता, कभी इन्होंने कोशिश ही नहीं कॉपी करने की कि PR किस तरह चलानी है, सोशल मीडिया कैंपेन किस तरह चलानी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। उनके वालिद साहब और शहबाज शरीफ के बारे में तो सोचा जा सकता है, पुराने टाइम के लोग हैं, उनके सियासतदान भी पुराने, उनके सहाफी भी पुराने, बूढ़े, उनकी हर चीज बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन मेरा ख्याल है ये इनके जो इनके नए जो इन्होंने पूरा फैमिली एंटरप्राइज है, ये सारे के सारे मेरा ख्याल है कोई अच्छे पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोग नहीं है। इनको कोई PR एडवाइस करने वाला ठीक नहीं है। पार्ट टाइम सियासत में है, पार्ट टाइम ये बिजनेसमैन है, बस आते हैं लूट के निकल जाते हैं बस। लेकिन इस तरह फ्यूचर में नहीं चलेगा। इस वक्त पंजाब इनका सबसे बड़ा इनका बैंक वोट बैंक यहाँ पे था, दे हैव लॉस्ट इट। अब गेन करना बहुत मुश्किल है। ये जो बच्चे लेके आ रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, शहबाज शरीफ का दामाद और उनका बच्चा, उन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है ना को उनके तो ट्विटर फॉलोइंग कोडिंग है, मैं देखता रहा हूं उनको, उनके क्या हालात हैं। ना उन्हें पता है कि आज खान साहब
देखिए, मैं हमेशा एक चीज को बिलीव करता हूँ चीमा साहब, अगर आप खुद कोई चीज नई इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो किसी अच्छी चीज को कॉपी कर लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में खान साहब ने इनको प्रूव करके बता दिया है कि ये गेम आगे फ्यूचर में लौंडे लपाड़ों की है। ये जो बच्चे जिनके 25-25 अकाउंट हैं, वो ही गेम आगे लेके। खान साहब का देखा है कभी कि दिन में 2-2 दफा यूट्यूबर्स को बुला के मिलते हैं? कभी आपने देखा मरियम नवाज और जो दूसरा हमजा है उन्होंने कभी यूट्यूबर से मिले हों? उनकी उनकी सोच ही नहीं वहां जाती। मरियम नवाज भी जब आके बैठती है तो उनके आसपास सारे 70-70 साल के बाबे होते हैं बैठे, जिनकी ना ईमेल अकाउंट है, जिनके ना ट्विटर अकाउंट है। तो क्या इन्होंने आगे सियासत करनी है? हाँ, मैं ये बता दूं जरूर, क्योंकि ये सारे हैं फौज की पैदावार, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, इनके आबाओ अजदाद भी सारे। तो इनको ये बावर करा दिया गया है कि बेटा आप अपना चेहरा बस दिखाते रहो, एजेंसियों ने आपको बनाना है प्राइम मिनिस्टर, आपको वजीर आला भी बनाना है तो एजेंसियों ने बनाना है। तो वो मेरा ख्याल उनके जेहन में बैठ चुकी है और वाकई वो ठीक है, अब वो एजेंसियां ही हैं। और देखे ना, अमीरुल मोमिनीन भी तो एक जो क्रिएट किया गया था एजेंसियों ने क्रिएट किया। इस वक्त पाकिस्तान का ताकतवर तरीन जो इंसान अपने आप को समझता है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एजेंसीज। वो अपने पांव पे तो एक दिन नहीं खड़ा हुआ, उसको तो जिताया गया। मैंने आपको कहा था कि आमर लियाकत जब सीट जीता था एमएनए की कराची से, ये खुद परेशान हो गए थे, ये किस तरह जीत गया। खान साहब को कई एमएनए मिलने आते थे तो खान साहब सुना खुद हैरान हो, यार तू भी जीत गया। तो वो इस तरह जब चलते हो हालात तो फिर वो मरियम नवाज को क्या जरूरत है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले? वो सर्जरियां करा रही है, तो अपना शॉपिंग वापिंग हो रही है, जैकेटें स्वेटर ले रही है रंग बिरंगे, और फिर जब दिल करेगा आ जाएंगे, जब दिल करेगा वापस चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? अब्बू जो है वो एजेंसियों के साथ गेमें कर रहे हैं। वो जब कहेंगे कि जाओ फलाने जो ये पांच जज थे 6 जरनैल लैंड च आ गया, तो बेटा देन यू बाय द टिकट एंड गो देयर एंड एंजॉय, हैव फन। तो ये दिस अफसोस के साथ ये कि ये मैं इनको सियासतदान नहीं कहता, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये दे आर ऑल प्रोडक्ट, दे आर ऑल करैक्टर्स, दे आर ऑल करैक्टर्स प्लेइंग ऑन द स्टेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एक ड्रामा है पाकिस्तान के साथ। और दुख की बात यह है कि मैं जिन लोगों की भी बात कर रहा हूं, मैं एक भी ऐसा आदमी नहीं जो नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हो। सारे पार्ट टाइमर हैं, सारे पार्ट टाइम जाते हैं अपने वालिद साहब के पास, अपने वालदान के पास लंदन आ जाते हैं। गोरे बेचारे यहाँ पे इतना अरसा गुजार के गए हैं, उनके जो ये एजेंट थे सारे ज्यादा दूर नहीं रह सकते गोरों से, उनके पीछे पीछे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा कि अब तार साहब 25 करोड़ की आबादी है, 6-5 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर मुल्क में मिल नहीं रहा, पावर ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एलीट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती है भाई कि बस कोई पॉपुलिस्ट लीडर इमर्ज ना करे और बस यही चीज़ है और आवाम की किसी को परवाह नहीं। मैं आज वो देख रहा था, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक तस्वीर लगाई, दुख हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर बर्फ़ पड़ रही है तार साहब कोयटा में, और लोगों के हाथ में सिलेंडर हैं और वो लाइनों में लगे होके जो है ना वो गैस ले रहे हैं और गैस बलूचिस्तान से निकलती है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में तो गैस बलूचिस्तान से पहुंचती है, लेकिन वो लोग लाइनों में लगे हुए हैं और बर्फ़ भी है और सर्दी भी है। और क्या अजीब मकाम है, निज़ाम है कि अब आज भी 21वीं सदी में भी लोगों को कपड़ों से सर्दी जो है वो कपड़े, गर्म कपड़े पहन पहन के अपने आप को सर्दी से बचाना पड़ता है और गैस भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। नहीं चीमा साहब, आप बल्कि एक बात भूल रहे हैं आज। वो जो ग्वादर के अंदर इन्होंने जो कर मौलवी हिदायतुल्लाह के साथ जो कुछ हो रहा है, और ये जब आप जो अभी जो बात कर रहे हैं, ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू होगी इसकी। ये जब ये आप देखेंगे ये हालात इस कंट्री के क्या होने वाले हैं, क्योंकि इसको जिस कौम के अंदर कौमियत ना हो, बिल्कुल इसी तरह होता है उसके साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब देखिएगा वन वे टिकटों वालों ने तो भागना है जो लेकर बैठे हैं। अब इसके बाद देखिए आज शिपिंग बंद हो रही है, एयरलाइंस वालों को पहले पैसे नहीं मिल रहे, एयरलाइनें बंद होगी। और उसके बाद ये कि आप देखेंगे कि आप आगे क्या होना, क्योंकि किसी ने सोचे नहीं। देखें ये खान साहब, शरीफ ग्रुप, जरदारी ग्रुप, किसी ने कहा आए भी हम इंडस्ट्री किस तरह लगाएंगे, आए पाकिस्तान बचाना कैसे? पाकिस्तान का मसला इस वक्त सियासी नहीं है, मुआशी है। किसी के पास रोड मैप है? नन, जीरो। तो फिर बचेंगे किस तरह ये बताएं। आज एक और नई खबर है कि वो कहते हैं कि रशिया से तेल जो आएगा उसके पैसे जो हैं वो चाइनीज करेंसी में दिए जाएंगे। वो डैडी वहां से बेल आउट करेंगे, चाइना वाले खाएंगे, ये देंगे वो। देखिए अब
आने वाले हालात क्या 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 बेचेंगे? अभी तो बेचना, अभी तो मुल्क बेचना भी है इन्होंने। अभी तो शुरू होगी पार्टी, तो फिर पीआईए बिकेगी, रेलवे बिकेगी, हर सड़क हर पुल बिकेगा, हर एयरपोर्ट बिकेगा, हर चीज बिकेगी दो आने, हर चीज बिकेगी दो आने। तार साहब मैं तो कहता हूँ बिक जाए। उसकी वजह यह है कि अगला खौफनाक बजट आ रहा है, उसमें तार साहब 10 ट्रिलियन का बजट है और 4.8 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। सिर्फ 4.8 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट और 10 ट्रिलियन का टोटल बजट है। और आपके पास टोटल इकट्ठा होता है 6 ट्रिलियन। यानी कि इस दफा जो है 6 ट्रिलियन, लास्ट टाइम की मैं बता रहा हूँ 6.23 ट्रिलियन इकट्ठा हुआ था और इस दफा आपने 4.8 ट्रिलियन देना है इंटरेस्ट में। असल पैसा नहीं तार साहब, इंटरेस्ट। अगू तुम हिसाब ला लो चीमा साहब उसमें, चीमा साहब जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें बिकेंगी तो वो पैसे पाकिस्तान में थोड़ी रहने हैं। सबसे पहले तो चीजें दी जाएंगी अपने रिश्तेदारों को, नंबर 1। दूसरा, जो माल बिकेगा 2 आने वो सारा पैसा जाएगा, 4 आने वो सारा जाएगा लंदन और दुबई में। दूसरा, 30 अरब डॉलर चाहिए आपको अगले साल। 30 अरब डॉलर की सिर्फ आपने लोन पेमेंट्स देनी है। 30 अरब डॉलर, 4 अरब वो भी किसी का पड़ा है आपके पास। मैं जो कहता हूं बिकेंगी चीजें, आपका क्या हाल है? वो लेकर पैसे आपके स्टेट बैंक में जाएंगे। जो जो कौम के आपके हालात हैं, इनके लिए स्पेशल स्पेशल वारदातें, इसके लिए बड़ी तैयारी की जाएगी, बड़े खूबसूरती के साथ दिया जाएगा। लाहौर का मास्टर प्लान क्या ख्याल है लाहौर के लिए बना? चीमा साहब अभी कपड़े बेचेंगे ये, लोगों के कपड़े बेचेंगे, लोग बेचेंगे ये पाकिस्तानियों को बेचेंगे ये। आप कहते हैं कि ये एक दफा देखें बाजवा साहब के बारे में, पता नहीं वो मुबैना बात है कहां तक, वो कहते हैं 5,000 बंदा जो है वो मारने वाला है। वो कहते थे 5,000 बंदों को किसी साइड पर लगाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा। चले, मैं ये नहीं कहता कि उनको मारना चाहिए, लेकिन वो 1 वे टिकट लेके यहां से भागेंगे एक दफा, फिर पाकिस्तान बचेगा। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूं हर चीज बिकेगी, बेच जाए ये, लेकिन दफा हो जाए, भाग जाए यहां से, तब जाकर पाकिस्तान बचेगा। डॉक्टर साहब वो बात यही है कि आप जिस तरह आप शुरू में कह रहे थे कि ये गोरों के वो हैं, क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया में जो नए लोग आते हैं, अमेरिका में कभी आप देखें फोर्ड फाउंडेशन हुआ करती थी, रॉक फेलर होते थे, क्या क्या नाम होते थे यहाँ पे। आज देखें वो नए नाम एलोन मस्क ने कैप्चर कर लिए, मार्क जकरबर्ग आ गया, कौन कौन आ गया। पाकिस्तान में वही 4 वडेरे, 4 सियासतदान, 4 जर्नैल, जिस तरह आप अक्सर जिक्र करते हैं वही चाल चल रहा है। और ये एलीट पीछे ना हटी। वो जो आप 5,000 की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ ये 500 खानदान ही पीछे हट जाए और पाकिस्तान में नए लोग आए जो असल जो इस मुल्क के वारिस हैं, जो अवाम है, जो वो सामने आए, तो शायद हमारी जान छूट जाए। वरना ये इन लोगों के ये जो कारोबारों में है, सियासत में है, ना ही फैक्ट्रियों में है, ना ही नए आइडियाज़ लेके आते हैं, ना ही कंपटीशन में घुसते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। अल्लाह करे कोई ऐसी बेहतरी हो कि हमारी इस एलीट से किसी तरीके जान छूटे। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया।